जहां तक बीटी एक्ट 1949 का मामला है, एक्ट बनाया सरकार ने, तो सरकार को ही हम पलट देना चाहेंगे ताकि सरकार पलट के सत्ता में आ जाए। इनको गांव से भगाएंगे ही नहीं, भारत से इनको विदेश में भगाएंगे। डीएनए इनका भारत का नहीं है। कि मौर्य समाज के लोग राम के वंशज हैं, उनको इस आंदोलन से क्या लेना देना है? स्वरूपानंद जैसा मूर्ख और धूर्त पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इनके धूर्तई और मूर्खता का प्रमाण महाबोधि बिहार है। पूरे भारत के लोग जो भ्रम में थे कि हिंदू में बौद्ध भी आता है, इससे जाहिर हो गया कि हिंदू अलग है और बौद्ध अलग है। भारत में बौद्धों की संख्या जानकार लोगों की और नाजानकार लोग सब मिला के 90% है। इस तरह से 1 अरब 50 करोड़ की संख्या में 1 अरब 35 करोड़ भारत का मूल निवासी बहुजन समाज है। ये बेहोशी में पड़ा। जिस दिन इसको अपने अधिकारों का पता लग जाएगा, वोट की माध्यम से गांव से दिल्ली तक की सत्ता पर कब्जा करके, ये जो स्वरूपानंद पागलपन में बतिया रहे हैं और जो पंडित जी धमकी दे रहे हैं कि हम पुष्पमित्र के वंशज हैं, पैदा होने से पहले कांप जाएंगी इनकी माताएं कि पैदा करूं कि नहीं। सिर्फ वोट की ताकत को बहुजन समाज पहचान ले, एकदम एक गांव छोड़ के भाग जाएंगे। दक्षिणी भारत तमिलनाडु में पेरियार रामास्वामी नायकर का जब सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टैंड किया और पहला चुनाव हुआ तो मात्र 2 ठो प्रधान जीते थे पूरे तमिलनाडु में। तो यहाँ भी प्रधान जीतने के लिए तरस जाएंगे और दिल्ली की कुर्सी और प्रदेश की कुर्सी तो सपना हो ही जाएगी। और वैसे भी हम चाहते हैं कि यह आंदोलन 2029 तक बढ़िया से चले ताकि गांव गांव बहुजन समाज जाग जाए। अजित शाह के सैनी मौर्य कुशवाहा सम्राट अशोक के वंशजों को ना समझी पड़ी है, वो इन पागलों को, अपने दुश्मनों को जो सत्ता में ला रहे हैं, ये समझ जाए तो उसी दिन भज मंडली की सरकार गिर जाएगी। ये विधायक तो कभी बन ही नहीं सकते। जहां तक बीटी एक्ट 1949 का मामला है, एक्ट बनाया सरकार ने, तो सरकार को ही हम पलट देना चाहेंगे ताकि सरकार पलट के सत्ता में आ जाए। इनको गांव से भगाएंगे ही नहीं, भारत से इनको विदेश में भगाएंगे। डीएनए इनका भारत का नहीं है। जहां तक बीटी एक्ट 1949 का मामला है, एक्ट बनाया सरकार ने, तो सरकार को ही हम पलट देना चाहेंगे ताकि सरकार पलट के सत्ता में आ जाए। इनको गांव से भगाएंगे ही नहीं, भारत से इनको विदेश में भगाएंगे। डीएनए इनका भारत का नहीं है। भारत से ही भगा देंगे। जाए दुनिया में जहां जगह हो अपने लिए स्थान खोजे। ये धमकी देते हैं ना, कलिंग युद्ध का भी इतिहास नहीं पता है इनको, न तो सिकंदर के भागने का, न ही उसके चाचा सेल्यूकस जब भारत में आया ऐसे ही गुंडई बतिया रहा था। पटक के सीने पर चढ़ गए दादा चंद्रगुप्त, गिरफ्तार कर लिए, बंदी बनाए, पैरों पर पगड़ी गिराया, सर झुकाया, जान की भीख मांगा और अपनी बेटी से शादी किया। 4 प्रदेश दहेज में दिया। हम लोग उसी समाज से आते हैं। अगर ये लोग होश संभालने तो अच्छा है। बहुत पागलपन ठीक नहीं है पूरे देश में। खुली चुनौती मैं इनकी स्वीकार करता हूं। अभी हम कानूनी बात कर रहे हैं। अगर ये धमकी दे रहे हैं मोहन भागवत की 24 घंटा में सेना बना लूंगा, तो दुर्भाग्य है राष्ट्रपति महोदया का कि उनके हाथ में 3 कमान है भारत सरकार की। तुरंत मोहन भागवत को गिरफ्तार करे, इसकी सेना को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दे। ये कानून कहता है। अगर हम कट्टा रख लेंगे तो गिरफ्तार होंगे। तो ये मोहन भागवत, उसकी आरएसएस क्या है? ये आतंकवादियों की फौज है, मैं नहीं कहता। 2006 में दुनिया का दादा अमेरिका, उसने टेररिस्ट वेट एंड वॉच एंड वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। पूरे दुनिया के महान अपराधी संगठनों का सरगना आरएसएस है। ये सूची नंबर 21 में दर्ज है। इन आतंकवादियों से क्या बात करना है? ये आतंकवादियों की सरकार है, शंकराचार्यों की सरकार है, जिसने 70,000 सेना राजा सुधन्वा की लेकर के पंचशील का पालन करने वाले बौद्ध भिक्षु और उपासक, हम हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, नशाखोरी नहीं करेंगे, ऐसे लोगों का हत्यारा शंकराचार्य कोई धार्मिक व्यक्ति है? दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है। और उन्हीं आतंकवादियों के लोग यहाँ पर बैठे हैं। उन्हीं आतंकवादियों के लोग इसमें बैठाए गए हैं। और काहे के लिए बैठाए गए, नई बात समझना जरूरी है। पूरे भारत के मूल निवासी बहुजनों को और दुनिया वालों को क्या समझना जरूरी है? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में देश का राष्ट्रीय ध्वज कैसा हो, इस पर बहस चल रही थी। तो किसी ने कहा कि गेरुए रंग का जो ध्वज होगा उसमें सुदर्शन चक्र होगा। किसी ने कहा कि हरे में जो है चांद तारा होगा। किसी ने कहा कि लाल ध्वज में हंसिया हथौड़ा होगा।
किसी ने कहा अंग्रेजों का ध्वज ज्यों का त्यों यूनियन जैक होगा, और किसी ने कहा कि गांधी जी के चरखा में तिरंगे में गांधी जी का चरखा होगा। लेकिन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि गांधी जी के चरखे को हटाकर वहां अशोक चक्र को स्थान मिलना चाहिए। सम्राट अशोक का भारत बनाने के लिए सर्वसम्मत से संविधान सभा का फैसला हुआ। दूसरे दिन अखबारों में पांचजन्य, आरएसएस का मुख्य पत्र है पांचजन्य, उस पर हेडिंग छपी है कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो ही नहीं सकता। जिसके खिलाफ हमारे पूर्वजों ने हजारों साल जंग लड़ी है, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। जब हमारी हुकूमत होगी भारत में तो हम तिरंगा हटा देंगे, राष्ट्रीय चिन्ह हटा देंगे, सम्राट अशोक की पहचान मिटा देंगे। इसी बात के लिए संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम लोग संविधान सभा में आज संविधान को स्वीकार कर, उस बंधुता के जगह पर मुसलमानों के खिलाफ घृणा और नफरत फैलाने का काम 1925 से आज तक देश में चल रहा है। पूरा आरएसएस संगठन दुनिया का आतंकवादी संगठन है, अमेरिका ने तो साबित किया। लेकिन भारत के लोगों का जो माथा खराब है, इसी आंदोलन के माध्यम से गांव-गांव बताना है कि आतंकवादियों का संगठन है, जिनकी टोटली संख्या भारत में 15 करोड़ है, 15% संख्या है। तो 15 करोड़ वाला 1 अरब 35 करोड़ से लड़ेगा नहीं, उसकी हैसियत नहीं, बशर्ते हम बहुजन समाज के लोग जाग जाएं। तो इसलिए मुझे कहना है कि रे विषधारी मत डोल की तेरा आसन बहुत बड़ा है। यह कृष्ण यानी ये जो बहुजन समाज है मूल निवासी, लघुता में भी आज तुझसे बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि खाली वोट की ताकत समझ जाए तो तुम गांव की प्रधानी भी लड़ने के काबिल नहीं रहोगे। सत्ता तो दूर है, और सत्ता लेके जब हमारा बुलडोजर चलेगा तो तुम्हें पैदा होने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। और जो थप्पड़ मारने आएगा बहुत बिच्छुओं पर, अरे भाई तो उसको हम लोग भी ऊपर और नीचे से 6 इंच छोटा करेंगे। वही AK-47 थोड़ी रखता है। शराब दे देगा, शराब वो शराब से कुछ होता ही नहीं, वो हमको देता है। आज कर देगा, 35 सालों से शराब दे रहा है, तो क्या हो गया? भस्म कर देगा, भस्म। अरे भस्म तो हमको भी आता है, तथागत ही हम देते हैं संदेश। उलाट पुलाट क्या उम्मीद रखेंगे महाबोधि महावीर? मुझे किसी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। पहली बात जान लीजिए मूल निवासी बहुजनों, मुझे किसी भी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अगर उम्मीद थी तो शोषित इनकलाब के लेनिन जगदेव प्रसाद से या मान्यवर काशीराम जी से। आज दोनों महापुरुष नहीं हैं, इसलिए किसी पार्टी के किसी नेता पर मुझे भरोसा नहीं। कारण जब पिछड़े वर्गों के खिलाफ पार्लियामेंट में कानून पास हो रहे थे, CAA पास हो रहे थे, तो यही पागल लोग तो पास करा रहे थे। इनको मैं क्या बताऊं, जब फंडामेंटल राइट के खिलाफ चल रहा है, जब 340 IAS बनाए गए मोदी जी द्वारा, न तो फार्म निकला, न एडमिशन हुआ, न परीक्षा दिए, न इंटरव्यू दिए, बिना कहे 340 पास करा दिया, तो यह देश में कहाँ कानून बचा है? जहाँ मुक्ति एकमात्र जगह हमारे लिए बची है, वह वोट की ताकत से सत्ता पर कब्जा करना। और जब उसके लिए भी ये बाधा डालेंगे तो 6 इंच छोटा करो के अभियान का मुकाबला करना होगा। इसीलिए हमारे मसीहा शोषित इनकलाब के लेनिन जगदेव प्रसाद ने कहा कि ऊंची जात के लोगों ने हमारे बाप दादों से हरवाही चरवाही कराई है। हम राजनीति में इनकी हरवाही करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम तो इस देश के काले कलूटे नंगे भीख मंगे वंचित उपेक्षित शोषित नौजवानों को, आदिवासी मुसलमानों को, बहुजनों को गांव से दिल्ली तक इकट्ठा कर रहे हैं, और इनके हाथ में गांव से दिल्ली तक की सरकार सौंप देंगे, ताकि ये लोग खुद अपने हाथों से देश की धन धरती का बंटवारा करके अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। लेकिन यह काम तब होगा जब इस लड़ाई में, जिस लड़ाई को आज मैं छेड़ रहा हूं, यह 100 साल लंबी है। यह लड़ाई लंबी और तगड़ी होगी। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततोगत्वा हमारी होकर रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो मरने के लिए बहुजन समाज के लोग अगर तैयार हैं तो गौर से समझिएगा। तुमने ऐलान दिया है ना, तो 100 में 90 शोषित है। अगर हम 100 में 40 भी मर गए तो 50 बचेंगे, और तुम्हारा 10 है, तुम्हारा दिया ही गुल हो जाएगा। भारत बिना समस्या का मुल्क बन जाएगा। तुम ऐलान करो जंग का, हम उसकी तैयारी में हैं। चलिए।